त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने लाइफ का पर्पज बताया है, लाइफ का हमारे उद्देश्य क्या है ये बताया। उन्होंने बताया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होने देते, महाभारत को एक ही दिन में समाप्त कर देते, क्योंकि वो तो भगवान थे। पांडवों को जो चाहते वो दिला देते, या उनको जो चाहिए होता था वो मिल जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका उद्देश्य था कि जो मानव है वो ये जाने कि अल्टीमेट आपका उद्देश्य क्या है आपके जीवन का। कर्म करते रहना है, आपका जो काम है उसको करते रहना। असली जो खुशी होती है, उद्देश्य होता है जीवन का, वो कर्म को करते रहने में। तो आप लोगों का जो कर्म है वो पढ़ाई लिखाई करना है, तो कॉपी और पेन उठाइए और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको लिखना है। जो चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा जाननी है उसको आप लोग को अपने बुक में से उसमें ऐड करते हुए चलते जाना है। बुक में से या मोबाइल में से, गूगल से, कहीं से भी उसको ऐड करते हुए चलते जाना है। जो चीज़ें आप लोगों को न समझ में आए उसको वीडियो को दोबारा देख लें। आइए हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड यूनिट का सिलेबस क्या है। बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पढ़ना है आप लोगों को कि द राइज, ग्रोथ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और इसका विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर एक कंपनी होती है जो भारत में बिजनेस करने के लिए आती है। कब आती है? तो 1680, 1600 ईस्वी में यह कंपनी, कहाँ की कंपनी होती है? ब्रिटेन की कंपनी होती है। व्यापार करने कहाँ आती है? भारत आती है। ठीक है, तो इस समय भारत की खोज भी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके पहले एक दो देश के और व्यापारी लोग आए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में बिजनेस करना। लेकिन यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स में इसकी एंट्री हुई और द बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध के बाद ये एक बड़ा राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय होता है। भारत के बड़े हिस्से पर इसका कब्जा हो चुका रहता है। कंपनी एक्ट भी बनते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बनता है 1773 में। ठीक है, यहाँ से कंपनी के शासन की शुरुआत होती है। और 1857 में देखिए एक स्वतंत्रता संग्राम, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, जो भारतीयों के द्वारा लड़ा गया था। तो ये क्यों लड़ा गया था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, इसके पीछे के क्या कारण रहे? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पहला जो कारण है। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तो उसका गवर्नर जनरल हुआ करता था। और इसने क्या काम किया? जो राजा जिनके अपने पुत्र नहीं थे उनके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित ब्रिटिश भारत में मिलाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण विद्रोह की भावना थी लोगों में। देखिए रिलीजियस रीजन क्या रहे हैं 1857 की जो क्रांति रही है उसके। जो भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाता था उनको गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, गाय हिंदू धर्म के लिए, सुअर मुस्लिम धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है। गाय हिंदू धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है, सुअर का जो है प्रयोग मुस्लिम में नहीं किया जाता है। तो ये किया गया यहाँ पर, जिससे धार्मिक भावनाएं हिंदू और मुसलमानों दोनों की भड़कना शुरू हुई होती हैं। देखिए इकोनॉमिक रीजन क्या रहे हैं? किसानों का, भारत सोने की चिड़िया कही जाती रही है, लेकिन ब्रिटेन के शोषण के कारण, अंग्रेजों के शोषण के कारण एक्सप्लॉयटेशन इतना किया गया कि अब यहाँ पर किसान जो है गरीब से गरीब होते गए और व्यापारियों का भी शोषण किया जाता है। सैनिक, जो ब्रिटिश के जो सेना होती थी उसमें आर्मी में ब्रिटिश अधिकारियों को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जबकि भारतीयों को कम महत्व के पद दिए जाते थे। परिणाम रहा यहाँ पर ये 1857 की क्रांति की जाती है, रिवोल्ट।
अब आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि 1858 से शासन, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्रिटिश राज जो होता है उसका शासन शुरू हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम लोग कारण देखते हैं। 1857 के बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ 1858 के बाद, तो उसके बाद क्या क्या कारण रहे जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला कारण, बड़ा कारण है पॉलिटिकल का, क्या है कारण, क्या है, तो इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत में काफी दमनकारी नीतियां बनाते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रशासन से बाहर रखा। उच्च जो पद थे केवल अंग्रेज लोगों के लिए थे। भारतीयों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता था। मनमानी शासन प्रणाली थी, यानी गवर्नर जनरल कुछ भी आदेश दे देते थे। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाम की तो चीज थी नहीं। और भारतीयों की भागीदारी भी क्या थी, पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो था। जो ब्रिटिश कानून बनाते थे उसमें भारतीयों में असंतोष की भावना थी। इकोनॉमिक कारण क्या था, देखिए मैंने आप लोग को बताया कि भारत कभी सोने की चिड़िया होती थी। भारत में जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीयों का होता था। लेकिन इतने साल के अंग्रेजों के शासन में क्या हुआ कि भारत से यहाँ पर रॉ मटेरियल यहाँ से अंग्रेज अपने यहाँ ले जाते थे और वहां से जो सामान होता था उसको बनाकर यहाँ भारत में बेचते थे, जिसके कारण यहाँ पर काफी आर्थिक शोषण किया गया। ड्रेन थ्योरी दिए हैं दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने बताया कि जो भारत की जो वेल्थ है, इंडियन वेल्थ है, इसको किस तरह से ब्रिटेन ने अपने यहाँ ले गए और भारतीयों को गरीब से गरीब होता गया भारत। यहाँ के जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थे वे नष्ट होते गए। भारतीय वस्त्र उद्योग कैसे नष्ट हुए, जब यहाँ से रॉ मटेरियल ले आके ब्रिटेन में अच्छे वस्त्र बनाकर यहाँ पे बेचे गए, तो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट थे, तमाम प्रकार के स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, वे समाप्त होना शुरू हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई यहाँ के स्वदेशी उत्पादों का बर्बाद होते चले गए। किसान और मजदूर संकट में आने शुरू हो गए। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या है, सोशल एंड कल्चरल काजेस क्या है। तो देखिए अगर आप अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों के जो सामाजिक नियम कानून है उसमें परिवर्तन करना, छेड़छाड़ करना, कानून बनाना शुरू किया। ये हस्तक्षेप जो है भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके खिलाफ असंतोष बढ़ा और जो होता है उस बड़ा कारण के रूप में समझा। देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो किसने किसने चलाया है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन लोगों ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। जाति, छुआछूत, पर्दा, बाल विवाह जैसे जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। बौद्धिक कारण हम लोग देखते हैं, तो अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रसार किया। जब शिक्षा का प्रसार किया, भारतीयों को कुछ पता नहीं था पहले, भारतीयों को पता चलना शुरू हुआ कि ये भी चीजें होती हैं, तो उनमें नई नई जागरूकता शुरू हुई। देखिए जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि पता चला कि भारतीय कितने गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, इसका पता चलना शुरू हुआ। मैक्स मुलर, कनिंघम इत्यादि विद्वानों ने जब शोध किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि भारतीय लोग भी क्या थे, पहले अतीत हमारा काफी गौरवशाली रहा है। तो जब ये भावना आई तो हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। हालांकि इसका दमन किया गया है अंग्रेजों द्वारा कि भारतीयों में आत्मसम्मान समाप्त हो जाए, लेकिन कुछ रिसर्च थे जो सामने आए। देखिए जब डेवलपमेंट होगा किसका, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का, तो एक जगह से दूसरे जगह तक विचार को फैलने में क्या होगी, आसानी होगी। तो रेल, टेलीग्राफ, डाक, प्रिंट मीडिया ने विचारों को सरल किया। पहले क्या होता था कि ट्रेन का शुरू हुआ कब, 1853 में। तो ट्रेन चलने से क्या हुआ, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना आसान हुआ। पहले जो होता था कि एक जगह से आने जाने के लिए बैलगाड़ी का लोग प्रयोग करते थे, अब ट्रेन के माध्यम से तेजी से आने जाना शुरू हुआ। ट्रेन का विकास अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया था, ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जो सेना का सामान है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन इसका लाभ भारतीयों को भी हुआ, उन्होंने भी अपनी यात्राएं की। गांधी जी अब पूरे भारत में आ जा सकते थे ट्रेन के माध्यम से, ठीक है, जल्दी आ जा सकते थे, जिसके कारण यहाँ नेशनल विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान तेज हुआ। पत्र जो डाक के माध्यम से तेजी से होते रहा। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है, तो फ्रांसीसी क्रांति और कहाँ का फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब सारी जो चीजें हुई, भारतीयों को भी पता चले कि ऐसी सारी चीजें जो क्रांति करते हैं लोग, और डेमोक्रेसी भी अच्छी चीज है।
ये सारी चीज़ें पता चली। देखिए कुछ और कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये जो कारण था, यहाँ से पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ पूरे जन समुदाय में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। राजनीतिक एकता के समय पहले देखिए भारत राजा वाले क्षेत्रों में बटा था। ब्रिटिश ने क्या किया अंग्रेजों ने कि पूरे भारत को एकजुट किया, पूरे जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक। पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए अंग्रेज भारत को शिक्षा देना चाहते थे केवल क्लर्क बनाने के लिए या ऐसे काम करने के लिए जो अंग्रेजों की सहायता करे, बस इतने के लिए देना चाहते थे। लेकिन कुछ भारतीयों ने पढ़ा, जब अतिरिक्त जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे भी मूल्य होते हैं। भारतीयों का विदेश का मन देखिए, जब फॉरेन ट्रेवल किए कौन, इंडियंस, तो पता चला कि नहीं, अंग्रेज जहाँ रहते हैं ब्रिटेन में तो काफी सुविधा है, काफी फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। उच्च पदों से अलग रखने की जाति विभेद। देखिए लॉर्ड लिटन की जो रिप्रेसिव पॉलिसी है, लॉर्ड लिटन भारत का कौन था, वायसराय था, कब, 1876 में। तो इसने क्या किया, ये काफी कठोर आदमी था, इसने भारतीयों को, ये कुछ समझता नहीं था, तो इसने जो है शाही दरबार का आयोजन किया। भारत में गरीबी थी, अकाल पड़ रहा था, उसी समय शाही दरबार का आयोजन किया। इसके समय एक एक्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके माध्यम से जो भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो अब कुछ भी नहीं छाप सकते थे। इंडियन लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया, रातों रात बंद कर दिया गया। और इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया, जिसके बताया गया कि जो भारतीय हैं आप शस्त्र नहीं रख सकते हैं, या लाइसेंस रखना इनके लिए अनिवार्य, शस्त्र अगर रखना चाहते हैं तो लाइसेंस लें। इल्बर्ट विल विवाद, देखिए 1883 में ये इल्बर्ट विल विवाद था। इस समय गवर्नर जनरल वायसराय हुआ करते थे रिपन, लॉर्ड रिपन, ये भारतीयों के प्रति अच्छा भाव रखते थे। इन्होंने अपना एक बिल लाया कि भारतीय जज भी यूरोपियन लोगों की सुनवाई कर सकते हैं। तो इसका यूरोपीय लोगों ने भारी मात्रा में विरोध किया, तो ये विरोध भारतीयों ने देखा, उन्हें लगा कि भारतीय करें चाहे यूरोपीय करें, जज जज होता है भाई, जज का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ब्रिटेन वाले लोग खुद ही जज का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये देखकर भारतीयों के मन में थोड़ी सी विद्रोह की भावना आई। आइए हम लोग देखते हैं 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885। इसके फाउंडर कौन है, तो A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम इसके फाउंडर हैं, अंग्रेज व्यक्ति हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ है, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ है, ठीक है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो वेमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देश के लिए काम करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, शिक्षित वर्ग का समर्थन देना। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व है, यानी A.O. ह्यूम ने क्यों कांग्रेस की स्थापना किया। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देने वाले मानते हैं कि इस कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया गया है ताकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वैसी किसी बड़ी क्रांति से बचाया जा सके। जबकि जो कुछ और लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये मानते हैं कि नहीं, A.O. ह्यूम द्वारा इसलिए करवाया गया है ताकि हम कोई आंदोलन करें, इस संस्था को प्रतिबंधित न कर दिया जाए, इसलिए ये ऐसी स्थापना की गई है। आइए हम लोग देखते हैं इसके चरण। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट फेज रहा है कांग्रेस का, वो मॉडरेट रहा है, उदारवादी राष्ट्रवाद का रहा है। अब इसमें क्या रहा है, तो ये अभी हम आपको बताते हैं। इसमें कौन कौन नेता हैं, पहले आप लोग ये जान लीजिए, इस फेज के कौन कौन नेता लोग हैं। तो इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। इनकी विचारधारा क्या रही है, तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी लॉयल रहे। ये जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी राजभक्त रहे और मानते हैं कि जो ब्रिटेन ने जो शासन किया है वो ब्रिटेन का शासन भारतीयों के हित के लिए है। अंग्रेजों की जो ब्रिटिश जस्टिस में विश्वास करते थे, ये मानते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं स्वभाव से क्या है, न्यायप्रिय लोग हैं और ये सही लोग हैं। भारतीय समस्याओं को सही तरीके से अगर उनको बताया जाए तो वो भारतीय समस्याओं को दूर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे, यानी एकाएक तुरंत क्रांतिकारी परिवर्तन न किया जाए, बल्कि धीरे धीरे हम लोग परिवर्तन करेंगे, अपनी मांग को पहुंचाएंगे ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार उन्हें दूर करेगी, ये ऐसा मानते थे। और ये जो है इनका गोल क्या था, तो इनका गोल ये था कि टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन ना स्वशासन की स्थापना करना। इनकी जो कार्य पद्धति थी वो क्या क्या थी, प्रार्थना, प्रेयर और पिटीशन, स्मृति पत्र। प्रेयर प्रार्थना करते थे, अंग्रेजों से निवेदन करते थे और लेटर एप्लीकेशन लिखते थे,
और प्रतिनिधि मंडल, यानी कुछ प्रतिनिधि मंडल मिलने जाते थे। क्या क्या था? प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे, और लेटर, स्मृति पत्र यानी लेटर लिखते थे ये लोग, पिटीशन डाल करते थे, और क्या करते थे? प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुलाकात करते थे। तो जो आलोचक थे इस पद्धति के, ये लोग कहते थे कि ये लोग क्या है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति इनको कहते थे। ठीक है, देखिए इनके अपने भी साधन रहे हैं और अपने सफल रहे हैं, कुछ हद तक सफलता इनको मुलाकात में हुई है। देखिए जो अगला फेज है, सेकेंड फेज, वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का रहा, उग्रवादी राष्ट्रवाद। ये लोग क्या कहते थे? जो उदारवादी लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं, ये भी भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो अब जो है हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है? देखिए जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या क्या किया? 1892 का ये जो कानून है, वो एक्ट बनाया गया था जो 1892 में, 1892 में, वो कानून कोई एक्ट उसमें लाभप्रद नहीं है। ठीक है, उसके जो नियम कानून थे वो विफल रहे। धार्मिक पुनरुत्थान, देखिए तिलक और अरविंद घोष जैसे नेता का उदय होता है, और इन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और अरविंद ने देखिए क्या क्या, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदू हमारी आकांक्षा। ठीक है, इसके अलावा एक अकाल वगैरह आया था, जिसमें भीषण दमन किया गया ब्रिटेन द्वारा। और इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन वायसराय रहा है, इसकी भी कुछ नीतियां रही हैं जो भारतीयों को उत्तेजित करने का काम किया है। कौन कौन सी नीतियां रही? जैसे इन्होंने एक्ट बनाया भारतीयों को प्रतिनिधि, भारतीयों का लॉर्ड कर्जन जो है दमनकारी इसकी नीति थी, जिसके कारण क्या होता है कि भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। अब ये देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया गया। और इसमें जो है कर्जन का एक काम था, और इसका उद्देश्य था कि प्रशासनिक कार्य, लेकिन जो मेन उद्देश्य था वो हिंदू और मुसलमान को आपस में अलग करना, हिंदी और बंगाली भाषा वालों को आपस में लड़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और परिणाम जो है भारतीयों ने समझा और इसका विरोध किया। लाल बाल पाल ने देखिए इस आंदोलन को नेतृत्व किया और इसका विरोध किया तेजी से। स्वराज, इनका उद्देश्य क्या रहता है? स्वराज, अभी हमने उधर देखा प्रार्थना, पिटीशन, प्रतिनिधि मंडल, इन लोग का क्या है? स्वराज लाना, पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। इनकी विचारधारा देखिए क्या है कि ब्रिटिश न्यायप्रियता कोई विश्वास नहीं करते हैं, भारतीयों को स्वयं से आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। साधन देखिए क्या क्या है? तो बायकॉट, यानी विदेशी फॉरेन सामान का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, और स्वदेशी का प्रचार करेंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि सरकार के साथ असहयोग करेंगे ये लोग। कांग्रेस में देखिए फूट पड़ती है 1907 में। तो आइए पहले हम इसको आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जो मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनका जो समय काल रहा है वो 1885 से 1905 तक, और 1905 से 1917 तक ये रहे हैं। इसमें जो नेता रहे नौरोजी, गोखले और फिरोजशाह मेहता। इधर के नेता तिलक, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, अरविंद घोष भी रहे इसमें। ये लोग उदारवादी क्या मानते थे कि धीरे धीरे हम क्रमिक सुधार करेंगे, ये क्या मानते थे? नहीं, भारतीयों का शासन होना चाहिए। इनका जो तरीका था ये आप लोगों को बताया, प्रार्थना करते थे, याचिका डालते थे, और प्रतिनिधि मंडल द्वारा मिलते थे। इनका क्या तरीका है? स्वदेशी बहिष्कार और जन आंदोलन करना है। ये जनता की भागीदारी इसमें कम थी, इसमें जनता की भागीदारी अधिक थी। ब्रिटिश पर आंशिक विश्वास करते थे, ये कोई विश्वास नहीं करते थे। ये ड्रेन थ्योरी, आर्थिक नीति द्वारा ये पूर्ण स्वदेशी की मांग करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इधर की हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या इस चीजें बाद में होती है। जो लखनऊ पैक्ट होता है, ये क्या होता है? इसमें नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। 1909 के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक मांग ली थी, मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने की। तो ये कहीं ना कहीं बाद में जाकर विभाजन का भी कारण बना है। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग क्या है? तो होम रूल लीग पूर्ण स्वशासन के लिए, पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए 1914 और 16 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों लोगों में पूरे देश में आंदोलन चलाया।
ठीक है। मांटेग्यू की घोषणा, ये आगे जो 1919 में एक्ट आता है, 1919 में जो एक्ट बनता है उसके पहले की ये चीजें हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं गांधी जी। यहाँ तक हमने देखा धर्म दल और गर्म दल। ठीक, गांधी जी का उदय होता है। गांधी जी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 आंदोलन इन्होंने सफलतापूर्वक चलाया। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनकी चला जाने की जरूरत क्यों पड़ी? असहयोग आंदोलन। देखिए ये जब भारत आए तो ब्रिटिश के प्रति सहानुभूति रखते थे कि नहीं, ब्रिटिश भारत हमको आज़ाद कर देगा जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म कब से कब तक है? 1914 से 18 तक चला था। तो ये जब खत्म होगा तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन भारत को आज़ाद नहीं किया गया, अधिकार भी नहीं दिए गए। रोल एक्ट एक कानून बनाया गया। इस कानून में क्या था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था, जिसके प्रति क्या था, लोगों में गुस्सा का भाव था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। एक जलियांवाला बाग में सभा बुलाई जाती है जिसमें जनरल डायर ने क्या किया, गोली बरसात के सैकड़ों भारतीयों की हत्या कर दी थी। इस पर एक कमेटी बताई गई थी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को अच्छा आदमी बताया। यहाँ पर उसकी गलत कामों की आलोचना करने के बजाय उसको अच्छा आदमी बताया। खिलाफत आंदोलन देखिए क्या है कि टर्की में वहाँ के जो खलीफा होते थे उनको उनकी प्रति भारतीय मुसलमानों में श्रद्धा का भाव था टर्की के। ठीक है, तो टर्की के खलीफा को ब्रिटेन ने बंदी बना लिया होता है, जिसमें यहाँ पर जो भारतीय मुसलमान थे वे लोग उसके विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमान एकता के अवसर के रूप में देखा और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ भी असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। देखिए जो आंदोलन का प्रोग्राम था उसमें 2 चीजें थी। पहला बायकाट। तो किन किन चीजों का बायकाट? तो गवर्नमेंट टाइटल, सरकारी उपाधियों का। गांधी जी ने कैसा रहे हिंद की उपाधि लौटा दी। स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। ठीक है, किन किन चीजों का बायकॉट किया गया? आपको ये तैयार करना है अच्छे से, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है लोगों को। देखिए नोट्स बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। और उसका रिवीजन, आपको मटेरियल 4 जगह से आपको खोजना पड़ेगा। देखिए इतना हमने आपको बताया, आपके बुक में जो मटेरियल होगा गूगल से खोजिए, जहाँ से खोजिए। ठीक है, अच्छे से पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा कि गांधी जी ने किन किन सामानों का बायकाट करने की अपील की। और जो रचनात्मक इसका पॉजिटिव क्या था? स्कूल कॉलेजों की स्थापना। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1920 में। गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार किया गया। अस्पृश्यता का, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को पॉइंट वाइज लिखनी है, नोट्स बना के लिखनी है। आंदोलन समाप्त कैसे होता है? तो चौरी चौरा कांड होता है, उसमें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह रहती है गोरखपुर में, वहाँ पर गुसाई भीड़ में क्या करती है, थाने में आग लगा देती है, जिसमें 21 सिपाही जलकर मर जाते हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे, उनको लगा कि यहाँ हिंसा हो रही है, जिसके बाद जाकर 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये एक बड़ा जन आंदोलन था। इसने जनता के मन में ये विश्वास पैदा किया कि हम अपने आंदोलन के माध्यम से सफल हो सकते हैं। अंग्रेज जो थे उनमें एक डर का भी माहौल पैदा किया इस आंदोलन ने। ठीक है, कांग्रेस जो एक बड़ा संगठन बन के यहाँ पर उभरता है। ठीक, तो ये हमने असहयोग आंदोलन को देखा। अब इसके आगे देखिए छोटी छोटी कुछ और चीजें होती हैं, जैसे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के एस्टेब्लिश, इसके संस्थापक फाउंडर कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का उद्देश्य क्या रहता है? तो उद्देश्य इन लोगों का ये रहता है कि विधानसभा यानी जो हमारा काउंसिल है उसमें लेजिस्लेचर में हम प्रवेश करेंगे, काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे। देखिए काउंसिल होते थे, उसमें चुनाव होते थे, चुनाव काफी में वोटर जो होते थे काफी कम होते थे, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन इन लोगों का क्या उद्देश्य था कि हम काउंसिल में पहुंचेंगे, वहां अपनी मांग उठाएंगे। ठीक है, इन लोगों का उद्देश्य था, स्वराज पार्टी वाले लोगों का। 1923 में जो चुनाव हुआ था इन्हें भारी सफलता मिली थी और 1925 के बाद ये पार्टी लगभग समाप्ति हो गई थी। आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी एक बड़ा आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और ये भी कैसा आंदोलन था? नॉन वायलेंट मैनर में चलाया गया था। जो क्या था कि ब्रिटिश का हम खुले रूप से विरोध करेंगे, ब्रिटिश कानूनों का हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सेशन देखिए हुआ है, दिसंबर 1929 में ये सेशन होता है। और कहाँ होता है? तो ये होता है देखिए
31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को क्या है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। कब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ कि अब आइए देखते हैं क्या होता है कि आर्थिक मंदी भी इसी समय पूरे विश्व में आई हो रही होती है। और गांधी जी क्या करते हैं कि अपनी 11 सूत्री मांग 11 पॉइंट डिमांड रखते हैं किसके, वायसराय इरविन के सामने कि देखिए आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि क्या क्या मांगे हैं खोज के आप लोग बुक से 4-5 मांगे आप लोगों को लिखनी है, बुक से 4-5 मांगे क्या करनी है, लिख लेनी है। जो भी डिमांड रहे गांधी जी के, बुक से चाहे इंटरनेट से नोट्स बनाना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा ये कि नोट्स अच्छे से बनाना है हर पॉइंट का। यहाँ पे जो आप लोग को मिल रहा है ये आप लोग को केवल रिवीजन के लिए, नोट्स अच्छे से बनाना है ताकि एग्जाम जब हो लाइफ टाइम आप लोगों को ये सारी चीजें काम आएंगी। किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे लोग को ये सब सारी चीजें काम आएंगी। तो देखिए दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की 12 मार्च 1930 से शुरू की और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। तो गांधी जी ने कितने 79 फॉलोअर्स के साथ अपने स्टार्ट करते हैं और साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की ये यात्रा करते हैं। 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, 6 अप्रैल को क्या करते हैं, नमक कानून बना के उस दिन से संविधान का आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये आंदोलन में होता क्या है, नमक कानून को हम तोड़ेंगे, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करेंगे, शराब की दुकानों पर धरना देंगे और टैक्स नहीं देंगे, ये सारी चीजें रहती हैं। और देखिए इसके बाद होता क्या है, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें गांधी जी को जो उनका होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें शामिल होने के लिए मना लिया जाता है। गांधी जी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब इसमें शामिल होते हैं तो जो इनकी मांगे रहती हैं वो ब्रिटेन सरकार नहीं मानती है, तो ये असफल हो जाता है और गांधी ये आंदोलन पुनः स्टार्ट होता है। 1934 तक देखिए आंदोलन चलता है, लेकिन बाद में जाते जाते आंदोलन अपने आप शिथिल पड़ गया था, जिसके कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन के इम्पैक्ट क्या क्या रहे हैं, तो देखिए राष्ट्रीय एकता और जन जागरण। तो नेशनल यूनिटी बढ़ाने में क्या है, हर समुदाय तक चेतना होती है कि हम भारतीय हैं, अंग्रेज क्या है इनको भगाना है, इनका कानून नहीं मानना है। ब्रिटिश सरकार यहाँ पे भयभीत हो जाती है, प्रशासन को लगता है कि इस आंदोलन अगर सफल हो गया तो यहाँ से अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। महिलाओं, पॉलिटिकल राइज ऑफ वुमेन, भारी मात्रा में महिलाओं का भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखने को मिला। स्वदेशी ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को जो 1935 का जो अधिनियम एक्ट आता है वो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे भारतीयों के लिए, तो वो प्रावधान इसीलिए जो संविधान योग्य आंदोलन तेजी से कराया गया था इसीलिए था। देखिए मैकडोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या होता है, अभी तक मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधि यानी अलग से चुनाव लड़ने और केवल मुसलमान वोटर रहेंगे, ऐसा किया जा चुका था 1909 में। सिखों के लिए ऐसा किया जा चुका था 1919 में के एक्ट में। 1935 के एक्ट में दलितों के लिए भी ऐसा किया जाने वाला था, जिसका विरोध किया गांधी जी ने। और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक, जिसके बाद ये प्रावधान किया गया कि विधानमंडल में कुछ सीटें जो है SC/ST वर्ग के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और उनको 148 सीटें रिजर्व कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए यह काफी इम्पोर्टेंट आंदोलन है और इसमें क्या हुआ था कि देखिए कारण क्या कह रहे हैं इसके, तो क्रिप्स मिशन की सफलता, क्रिप्स मिशन जो आई थी उन भारतीयों को लगा कि ये हमारे यहाँ स्वशासन को बढ़ावा देगी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं था, जिसके कारण कोई भी दल इनसे संतुष्ट नहीं हुआ। जापानी आक्रमण का भय, जो जापानी सेना थी वो आक्रमण कर सकती थी, यहाँ पर गांधी जी का मानना था कि भारत की रक्षा करने में अंग्रेज असमर्थ है और अंग्रेजों के कारण भारत पर जापान आक्रमण कर सकता है। देखिए जो आर्थिक स्थिति थी वो भारत की एकदम दयनीय हो चुकी थी, अब तक अंग्रेजों ने इतना शोषण कर चुके थे कि भारतीयों में क्या था कि काफी गरीबी का माहौल होता था। वर्धा प्रस्ताव देखिए शुरू किया गया आंदोलन कब से, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया
रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, गांधी जी ने इसी दिन नारा दिया, सबसे प्रसिद्ध नारा जो गांधी जी का है, क्या है, करो या मरो, डू और डाई का नारा देते हैं गांधी जी, और यहाँ से आंदोलन शुरू होता है। लेकिन जब आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसके अगले ही दिन कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी सहित कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब क्या होता है, आंदोलन में कोई लीडर नहीं था, नेतृत्व विहीन ये आंदोलन हो चुका था, और ये आंदोलन हिंसक भी था। ठीक है, क्या क्या किया गया, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, टेलीफोन के तार काट लिए गए, कई स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है, समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। देखिए पॉइंट अच्छे से बना लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, समानांतर सरकार की स्थापना की गई, इसको आप लिखिएगा, जो चीजें आप लोगों को फैक्ट है उनको ब्लैक से अंडरलाइन करना है आंसर भी लिखते समय। जो चीजें आप लोग को याद है अच्छे से उनको पहले फ्लो चार्ट बना के लिखना है। कुछ चीजें क्या करनी है, फ्लो चार्ट आपके आंसर में क्या है, पहले मीनिंग क्या है, डायरेक्ट वहां से मीनिंग बताइए, उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, सारी चीजें बतानी है, बीच में एक फ्लो चार्ट बनाना है, टेबल बनाने की जरूरत पड़े तो टेबल बनाना है, ब्लैक पेन का अच्छे से उपयोग करना है, जहां आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये टीचर नहीं देखेगा तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, आप लोगों को एग्जाम में नोट्स अच्छा बना, अभी क्या करना है, तभी आप लोगों को नोट्स अच्छा बनाना है। ये हम लोग देखते हैं अन्य दलों की प्रतिक्रिया, तो मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया, समाजवादी दल ने भी साथ नहीं दिया था। मैं इसका इंपॉर्टेंस क्या था कि आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई, अब वो ये लग गया था ब्रिटेन को, अब ज्यादा दिन तक हम भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या क्या रहे हैं, तो ये जो 1942 का जो ये क्रांति रहा है, आंदोलन रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये काफी इम्पोर्टेंस इसका रोल रहा है। और अब जो है युद्ध के बाद अंग्रेज की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, ब्रिटिश में जो ये पार्टी थी लेबर पार्टी, इसकी जो जीत हुई थी, लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति सहानुभूति रवैया रखती थी, ऐसा लोग मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था कि भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाए। सैनिक विद्रोह, देखिए क्या था मेन कारण, क्या था कि भारतीयों, अब यहाँ अंग्रेजों का खर्च बढ़ने लगा था, जितना शोषण करना था अंग्रेज कर चुके थे, अब यहाँ सैनिक रखने में, अपने आदमी रखने में, और आंदोलन चूंकि तेज था तो उसका दमन करने में अंग्रेजों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। पहले क्या था कि अंग्रेज को यहाँ से लाभ होता था, पैसे अपने यहाँ ले जाते थे, अब क्या था, यहाँ रहने में ही उनका अधिक पैसा खर्च होने लगा। 50 लोग आंदोलन करने पहुंच जा रहे हैं, तो इससे क्या होता था कि उनको यहाँ रहने में क्या है, अधिक पैसे खर्च होने लगे थे, जिसके कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी तत्वों के कारण, देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।